हाय एवरीवन, मैं रनवा शारिफ स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीख रहे हैं डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम फॉर इंटरव्यू पर्पस। लाइक इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली जो आपको कोडिंग साइट्स पे सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, तो उससे बेसिक। और इस पूरे प्लेलिस्ट में जो मैं उन्हीं डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं बड़ी कंपनी से, टॉप टेक कंपनीज से, स्पेशली द सिलिकॉन वैलीज और यूरोपियन सेक्शन से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी की तरफ बढ़ते हुए जो आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। लाइक एल्गोरिथम अच्छा है या बुरा, आपने अगर एक लॉजिक लिखा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे मानोगे? क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 या 12 हज़ारों तरीके हो सकते हैं। तो कौन सा तरीका अच्छा है? ये माना जाता है कि वो प्रोग्राम, वो एल्गोरिथम रन करने में सबसे कम या सबसे ज़्यादा कितना टाइम तक लेता है। जो एल्गोरिथम सबसे कम टाइम में उसको सॉल्व कर दे, वही एल्गोरिथम सबसे अच्छा है। अब या तो टाइम कम लेगा या स्पेस कम लेगा। तो ये इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से चीज़ों को बनाना चाहते हैं। अगर कभी कभी ये होता है, कभी हम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम दोनों में से कभी कभी होता है कि हम मेमोरीज में स्पेस ज़्यादा लेकर टाइम को कम कर सकते हैं। तो उसमें आप डिसाइड करना पड़ता है आपको कि आप मेमोरी का क्या कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मेमोरी की कम होगी या फिर आपकी टाइम की कम होगी। कभी कभी आता है तो बेहतर यही माना जाता है कि टाइम कम ले, क्योंकि मेमोरीज का उतना इशू अब इस टाइम में मोबाइल डेवलपमेंट में तो होता नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बहुत छोटे एग्जाम्पल से। लाइक एक चीज़ से पहले डिस्कस कर लूँ कि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो, जैसा कोई फंक्शन लिखा है, तो ये दो ब्रेसेस तो कॉमन होते हैं। मतलब अगर इसको पुट करने में कंपाइलर को कितना भी टाइम लगे, लेकिन बिना इसके आपका काम तो होगा नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसी चीज़ों में इसको मैंने नहीं किया था कि इसमें आपने कितना बार ओपन किया, ब्लैक क्या है, क्योंकि फंक्शंस है, आप ओपन कर रहे हो तो क्लोज करोगे ही, या फंक्शन लिख रहे हो तो आप ओपन और क्लोज तो करोगे ही। तो ये मैंडेटरी थिंग्स है, मैंडेटरी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम नहीं किया जाता है। तो हम चलिए कुछ सबसे पहले एक छोटा सा फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। तो अब इस एक बेसिक सा फंक्शन है। आप स्ट्रक्चर्स पे मत जाएं, इसमें बहुत सारे एरर्स है, जैसे रिटर्न टाइप नहीं है, फिर भी रिटर्न किया, रिटर्न के बाद कुछ नहीं है। तो बेसिक ऐसा सिंपल सा एक फंक्शन मैंने सिर्फ डिफाइन किया है, जिसको समझाने के लिए ये फंक्शन सिस्टमेटिक तौर पे, या अगर आप बोलते तो स्ट्रक्चर के तौर पर गलत है। तो नेमिंग कन्वर्सेशन पर भी ध्यान मत दें, वो भी गलत है। तो मैं बात कर रहा था सिर्फ समझाने के लिए बेसिकली कि हमको किस तरह से एक फंक्शन में लिखा जो कुछ नहीं कर रहा, 1 से 10 तक का लूप चलाएगा और हर बार हर को जोड़ता जाएगा और जो टोटल सम आएगा उसको रिटर्न कर देगा। मैंने अभी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे लिख दिया एस रिटर्न कर रहा है। चलो मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको ये भी करता हूँ कि ये इंट को रिटर्न करेगा। अब ये इंट करेक्ट हो गया। नेमिंग कन्वर्सेशन हम बाद में देखेंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, ये एस जीरो से शुरू हो रहा है, एक लूप चल रहा है, जहाँ जुट रहा है ये रिटर्न हो रहा है। तो ये फंक्शन कितना टाइम कंज्यूम करेगा? तो आपको टाइम फंक्शन यहाँ से आपका शुरू होता है, इसको आप अवॉइड करते हैं क्योंकि यह फंक्शन में ये मैंडेटरी चीज़ है, इसको आप कम बेसी कर नहीं सकते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में इसका कोई यूज़ होता नहीं है। अब यहाँ लूप ये फंक्शन जब भी रन होगा तो ये कितनी बार रन होगा? ये एक बार रन होगा, इससे ज़्यादा बार ये रन तो होगा नहीं। तो चलिए मान लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। अब फोर लूप है जो कब से चलेगा? 1 से लेके 10 तक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 10। लाइक अभी तो हमारे पास इंटीजर है, लेकिन हम 10 को n मानते हैं, क्योंकि अब मान लेते हैं इसको कि n तक चलेगा, राइट। n हमारे पास कोई नंबर है, वहां तक चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लाइक ये चीज 0 से लेकर 1 तक चलेगी, तो इसकी होगी 9.1। और ये इसलिए कि 10 टाइम तक तो ये लूप चलेगा, जो 10 टाइम तक तो इसके अंदर आएगा, और 11 मिनट टाइम जाकर वो चेक करेगा और पाएगा नहीं, अब हम 0 से 10 के आगे निकल गए, 11 निकल गए हैं, तो इसके अंदर इसी को रन नहीं करनी है। तो 10 तो हुआ जब ये चला, और एक वो एक्स्ट्रा, तो इस तरह से n+1 हुआ। और ये जो फंक्शन है आपका एस, ये 10 टाइम रन करेगा, मतलब यहाँ पर n है तो n टाइम रन करेगा। तो इस कितना ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा? ये n टाइम कंज्यूम करेगा। और फिर रिटर्न स्टेटमेंट पूरे इस फंक्शन में एक ही बार चलेगा, तो मान लेते हैं 1 टाइम कंज्यूम करेगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी? अगर आप जोड़ो तो आप हो गया 2n, लग मैं नीचे इसके लिख देता हूँ, 2n + 3। तो ये लेगा 2n, ये दोनों मिलाकर 2n और +1 1 1 3। तो बेसिकली ये हुआ आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अक्सर अगर आप थोड़ा फेमिलियर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म से, तो आपने अक्सर O
और आपने इस तरह से देखा ओ एन या ओ एन का स्क्वायर इस तरह से देखा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो उसको किस तरह से निकालते हैं वो बता दूं। ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्ट टाइम लेगा आपका थ्योरम करने के लिए, लेकिन हम एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते, एग्जैक्ट नहीं निकालते, क्योंकि हम एक नियर वैल्यूज को मानते हैं। तो जब भी आप इस तरह के कॉन्सेप्ट में देखें, जब आपके पास इस तरह से हो तो जो सबसे ज़्यादा पावर वाला हो वही होता है। तो यहाँ पर हर इन ये तो काउंट ही नहीं करते, इन पे कोई पावर नहीं है, तो हमारा जो इसका ये हुआ, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो 0n हुई। चलिए एक छोटा सा और फंक्शन देख लेते हैं, लाइक हम इसके अंदर ही एक और लूप चला देते हैं। ये समझने के लिए है, प्रोग्राम नहीं लिख रहा मैं, पैसे में एक बार रिपीट कर दूं इस चीज़ को। मैंने एक सिंपल से लूप के अंदर एक लूप चला दिया, इसको हटा देता है, इसको कुछ करना नहीं है हमको, इसको बैठा देते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमसे। और लूप हमारा i2n चलेगा, लाइक i2n नहीं हम उतना ही रखते हैं। तो अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इन दो चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ा आपके लिए, कि अब हर एक i के लिए अगला जो आपका ये है वो n तक चल रहा है, हर i के लिए आपका n तक चल रहा है। तो इस वक्त आपकी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि जब n इंटू n मतलब ये n टाइम चलेगा और हर इसके लिए ये n टाइम चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n इंटू n, n इंटू एन मतलब n स्क्वायर। तो अब आपको टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। तो इस कंडीशन में n स्क्वायर जो सबसे बड़ा स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानते हैं। तो ये हो जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0n स्क्वायर, मतलब ये इतना टाइम तो लेगा ही लेगा। मतलब अगर यहाँ पे हम 10 रख दें n की जगह पे, तो ये 100 बार चलेगा। अगर मैं इसको 10 कर दूँ n के वैल्यू को, तो ये 100 बार चलेगा। आप देख सकते हो कि एक बार के लिए ये 10 बार, दो बार के लिए 10 बार, तीन बार के लिए 10 बार, तो अप्रॉक्स इतना चलेगा। तो इस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और मेमोरी को कंप्लीट करने के लिए हम कितनी मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको भी जल्दी से मैं समझा दूँ इसी वीडियो में, वरना उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लाइक हमने वेरिएबल 1 दिया, var a, ये इंट वेरिएबल है सॉरी। तो इंट वेरिएबल अपने आप में 4 बाइट की मेमोरी को रखता है। तो आपने 4 बाइट मेमोरी दे दी। अगर हमने फालतू में 10 टू वेरिएबल्स डिक्लेयर करे तो हमने 40 मेमोरी वेस्ट कर दी। हमने 40 मेमोरी, हमने अभी 16 बाइट की मेमोरीज हमने बंद कर दी, सॉरी वेस्ट कर दी। तो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे ज़्यादा स्पेस सबसे ज़्यादा होता है कि हम फालतू वेरिएबल्स को यूज़ ना करें। लाइक यहाँ पर हमने अगर इसका इंट का एक एरे ही अगर मैं ले लेता हूँ 10 का, तो 10 इंटू 4 कर दो, एक वेरिएबल अपने आप में 4 बाइट की मेमोरी को रख रहा है, तो 10 इंटू 40 कर दो। तो एक्स्ट्रा जितने वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, तो वो उतनी ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। तो बेसिक से मतलब अभी के लिए समझने के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। धीरे धीरे हम जैसे आगे ग्रो करेंगे तो हम और एडवांस में चीज़ें सीखेंगे, शुरू बेसिक से करते हैं। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने डिस्क्राइब कर दी। अगले वीडियोस में कोडिंग शुरू होगी डायरेक्टली उन प्रोग्राम से, उन क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं और जिनके आंसर कैसे दिए जाते हैं, उन सबसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में शेयर करें सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टाइम।